नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। पेपर में आप लोगों का बहुत सारा सवाल इसलिए छूट जाता है क्योंकि आपको उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला याद नहीं रहता है। प्रोसेस आपको पता है, मैथ आपको आती है, लेकिन फॉर्मूला न याद होने की वजह से आपका सवाल जो है वो छूट जाता है। तो आज यहां पर हम इस वीडियो में फिजिक्स के अंदर जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनको हम चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम मापन और गति को स्टार्ट करते हैं। तो मापन और गति में जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे आपको मिलेगा चाल का फॉर्मूला। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। वेग क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि, सॉरी वेग कैसा राशि है? सदिश राशि है। इसके बाद आता है त्वरण। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है यह होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, यानी कि वेग परिवर्तन की दर। तो यह क्या हो जाता है? आपका त्वरण का फॉर्मूला होता है और त्वरण भी सदिश राशि होती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आएंगे गति के समीकरण। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गति के समीकरण, यहां से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए u क्या है? प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, s विस्थापन, a त्वरण और t समय हो जाता है। तो यहां पर पहला समीकरण बताता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या बताता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी को बताता है। दूसरा s इक्वल टू बताता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को बताता है। और तीसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों फॉर्मूला आपके पेपर में सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन तीनों फॉर्मूला को आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे आते हैं अगले टॉपिक पर। अब अगला है आपका बल और न्यूटन का नियम। तो सबसे पहले बल आपको पता है, बल बराबर क्या होता है? ठीक है, बल बराबर होता है F इक्वल टू एम ए। ठीक है, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है एम ए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास गुणे मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होता है? बल होता है। तो यानी कि अगर आपसे सवाल पूछा गया कि अगर किसी वस्तु का, है ना, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है या फिर 20 किलोग्राम है और उसको 10 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की दर से विस्थापित किया गया है तो उस पर कितना बल लगाया गया है? तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और द्रव्यमान गुणे त्वरण करके आपका उत्तर निकल करके सामने आ जाएगा। इसके बाद होता है आपका, है ना, इसके बाद होता है संवेग। ठीक है, इसके बाद आपका संवेग होता है और संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, है ना, द्रव्यमान गुणे वेग। P इक्वल टू होता है m इंटू वी। क्या होता है? m इंटू वी। इसके साथ ही आपके पास आता है आवेग, जिसको हम बोलते हैं इंपल्स। तो इंपल्स का क्या मतलब होता है? इंपल्स का मतलब होता है बल गुणे समयांतराल, यानी कि कितने समय के लिए वो बल लगाया गया है, समयांतराल उसको बोलते हैं। तो T2 माइनस T1 या फिर T1 माइनस T2, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे समयांतराल। तो बल और समयांतराल का गुणा करने पर हमको क्या निकल करके आएगा? हमारा निकल करके आ जाएगा भाई साहब सीधे सीधे हमारा आवेग। अब इसके बाद आता है न्यूटन की गति के नियम। पहला नियम होता है जड़त्व का नियम, जो बोलता है कि वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। दूसरा नियम होता है बल का नियम, ये बोलता है आपका F इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि बल इक्वल टू आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। तीसरा नियम होता है, ये किसके बारे में बात करता है? ये क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के बारे में बात करता है। ये बताता है कि जितनी क्रिया आप किसी भी पिंड पर करेंगे वापस उतनी ही प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये दो चीजें हो जाती हैं। इसके बाद तीसरा आपके पास आता है भाई साहब क्या? वृत्तीय गति और अभिकेंद्रीय बल। देखियो, वृत्तीय गति क्या होती है? तो वृत्तीय गति, जब एक गोलाकार पथ पर कोई चीज लगातार घूम रही है तो वृत्तीय गति बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अभिकेंद्रीय बल के बारे में। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। अगर यहां पर और हम बात करें तो क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर बटे त्रिज्या। तो हिंदी में आप क्या याद रखेंगे? द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर बटे त्रिज्या। ये क्या होती है? ये आपका अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, तो गोले में क्या करना है? अगर सिर्फ घूमना है तो एम वी स्क्वायर को क्या करेंगे? आर से आप भाग दे देंगे और आपका बल निकल करके आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में बहुत घुमा घुमा के सवाल यहां से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा जो आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक है, तो उसमें जो बल होता है
ठीक है, वो क्या होता है, तो वो होता है कैपिटल जी। कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो कि पूरे ब्रह्मांड में समान होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा, ये हमेशा सभी जगह पर पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू समान रहती है। अब फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। m1 क्या है, पहला पिंड है, m2 क्या है, दूसरा पिंड है, r क्या है, दोनों के बीच की दूरी है। तो दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको हम जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण का पहला नियम। इसके बाद आ जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी इंटू द्रव्यमान बटे r स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल जी हो जाएगा। और ये क्या बताता है कि अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो उस पर कितना गुरुत्वीय त्वरण जो है वो काम करेगा। इसके बाद आपका हो जाता है भार। भार क्या होता है, वेट। वेट इक्वल टू क्या हो जाता है आपका द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, W इक्वल टू mg। और यह सवाल बहुत पूछा जाता है कि आपका है ना भार पृथ्वी पर इतने किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितने किलोग्राम होगा। तो हमेशा याद रखना द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, बदलता क्या है, वो भार बदलता है। किसके अकॉर्डिंग, तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसके अकॉर्डिंग बदलता रहता है। दूसरा बात जाइए, तीसरा देखते हैं क्या, पलायन वेग को, स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी पृथ्वी के लिए कितनी होती है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, अब यहां पर बात करें, अगर हम स्केप वेलोसिटी हमें निकालनी है तो क्या हो जाएगा, तो स्केप वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, √2 ग्रेविटेशनल है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू r। क्या हो जाएगा, है ना, r क्या हो जाएगी, उस पिंड की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है ना, उस पिंड की त्रिज्या हो जाएगी। तो √2gr क्या होता है, किसी भी पिंड का स्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग। और उस वेग से अगर किसी वस्तु को आप फेंकते हैं तो वो क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा। अब आ जाओ कार्य ऊर्जा और शक्ति की तरफ आते हैं। कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति में क्या हो जाएगा दोस्त, पहले बात करते हैं कार्य की। ठीक है, पहले बात करते हैं किसकी, कार्य की। तो कार्य क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि W इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा, या फिर आप कहीं कहीं पर इसको देखेंगे F D कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर मैटर करती है कि कार्य कितना किया जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा और इस स्थिति में किया गया कोई भी कार्य क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। अब बात करते हैं ऊर्जा को। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक हमारे पास होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, मास और वेलोसिटी। ठीक है, तो 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, ये होता है आपका कौन सा, काइनेटिक एनर्जी। फिर बात करें अगर आपका कौन सा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या होता है mgh, यानी कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। इसके साथ ही आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण क्या बताता है आपको, E इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, क्या बताता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर बताता है। अब इसके बाद आते हैं हम शक्ति पर। तो शक्ति क्या होता है, जो कार्य करने की दर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल P क्या हो जाता है, P इक्वल टू यानी कि पावर इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या हो जाता है, वर्क अपॉन में टाइम, कार्य बटा समय हो जाता है। क्या हो जाता है, कार्य बटा समय हो जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं, आगे और आएंगे तो बोला गया है कुछ और, जैसे दाब और घनत्व। ठीक है, दाब और घनत्व के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। दाब के बारे में जब आप बात करेंगे तो दाब क्या होता है, P इक्वल टू होता है F अपॉन A, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और घनत्व की बात करें, डेंसिटी क्या होती है, तो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब यहीं पर आप ध्वनि और तरंगों की बात कर लें तो तरंग की चाल क्या होती है,
तरंग की जो चाल होती है, ठीक है, वो v इक्वल टू क्या होता है, आवृत्ति इनटू लेमडा, यानी कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है और जो तरंग दैर्ध्य है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य जो है, ठीक है, उसके जो मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आपको आएगा वो तरंग की चाल होती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें आवर्तकाल की। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है कैपिटल T इक्वल टू 1/n। n क्या है, यहां पर फ्रीक्वेंसी है, n क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा 1/आवृत्ति। अब इसके बाद आ जाएंगे इको, प्रतिध्वनि पर। इको क्या होता है, जैसे आपने कुछ बोला और आवाज टकरा करके आपके पास वापस आई, इसको हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। अब इको का फॉर्मूला क्या होता है, तो d इक्वल टू, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो v इंटू टी बाई 2 है ना, v इंटू टी अपॉन 2 है ना, तो ये हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा आपका इको का फॉर्मूला। इसके बाद आप आएंगे किस पर, ऊष्मा और तापमान। तो एक बहुत ही यूनिवर्सल फॉर्मूला जो आपसे हमेशा हमेशा पूछा जाता है ना, टेम्परेचर कन्वर्जन का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या होता है, सेल्सियस बटे 5 है ना, सेल्सियस बटे 5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5। अब इसकी सहायता से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में या फिर सेल्सियस में, केल्विन को सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम हीट पर, ऊष्मा पर। ठीक है, कहां पर आ जाएंगे, हीट पर आ जाएंगे, ऊष्मा पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हीट एनर्जी इक्वल टू क्या होता है ना, mc इंटू डेल्टा टी। m क्या है, द्रव्यमान है, c क्या है, स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है, और डेल्टा टी क्या है, तापांतर हो जाता है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, इस फॉर्मूले पर बहुत बार सवाल पूछे गए हैं डायरेक्टली, तो इसको आप लोग याद कर लेना। रेलवे में बहुत बार पूछा गया है, बहुत भर भर के सवाल इससे आए हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, तो आगे आपका क्या आ जाएगा, विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में पहला फॉर्मूला आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में आवेश और धारा। तो आवेश की अगर बात करें Q, तो क्या Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, आवेश क्या हो जाएगा, N जो कि क्या होती है, संख्या के बारे में बताता है, और E क्या होता है, चार्ज। ठीक है, और ये कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है। इसके बाद बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा I होता है, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। Q क्या होगा, यहां पर आवेश होगा, T क्या होगा, समय होगा। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाता है, आवेश बटा समय हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं ओम का नियम। कभी कभी तो ये सीधे पूछ लेता है कि ओम का नियम क्या बोलता है, तो ओम का नियम और प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। तो ओम का नियम V इक्वल टू क्या बताता है, V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, V इक्वल टू क्या बताता है, I इंटू R बताता है। I क्या है, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है ना, अब यहीं पर दूसरा देख लेते हैं, प्रतिरोधकता, यानी कि रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसको बारे में बताती है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। क्या बताता है, R इक्वल टू, है ना, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब यहां पर सिंपल सा मतलब है, अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद आते हैं जूल का नियम, जो हमको क्या बताता है, ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बताता है। ठीक है, इसको हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल H से दिखाते हैं। तो कैपिटल H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर इंटू आर टी। यहां पर I क्या है, I है धारा, R है प्रतिरोध, और T है समय। तो ऊष्मा बराबर क्या हो जाता है, धारा का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध इंटू समय। ये क्या हो जाता है पूरा, ये हो जाता है ऊष्मा का फॉर्मूला। इसके बाद हम आएंगे अपने आखिरी प्रकाश पर। प्रकाश भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रकाश से भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो अब आएंगे दर्पण और लेंस का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण और लेंस का सूत्र सेम होता है, बस दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, बस इतना होता है। तो आप बस इतना डिफरेंस याद रखिएगा। 1/f यानी कि जो फोकस होगा वो 1/v प्लस 1/u होगा। ठीक है, क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब दूसरा, अगर लेंस की बात करते हैं तो जो प्लस है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो दर्पण और लेंस में यही इतना डिफरेंस होता है। अब आ जाते हैं लेंस की क्षमता, पावर। ये क्या होता है, 1/f होता है, 1/f होता है।
ठीक है। और f को हम हमेशा कैसे लेंगे, हमेशा मीटर में लेंगे, ठीक है। f हमेशा कैसा लिया जाएगा, मीटर में लिया जाएगा। और अगर सेंटीमीटर में f दिया गया है तो ये 100/f होता है, ठीक है। पावर इक्वल टू क्या होता है, 100/f होता है। बात समझ में आ गई। अगर अब हमें किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम म्यू से उसको डिनोट करते हैं। और म्यू इक्वल टू क्या होता है, c, यानी कि क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। और ये हो जाता है आपका क्या, ये हो जाता है आपका अपवर्तनांक या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं, यहां से पेपर में आपको सीधे सीधे सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और इसी में आप सब देखेंगे कि भारतीय नववर्ष है ना, भारतीय नववर्ष के आगमन पर उत्कर्ष परिवार की तरफ से संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको बहुत सारा नगद पुरस्कार, लाखों तक का नगद पुरस्कार जीतने को मिल सकता है। बस आपको करना क्या है, बस आप क्या करेंगे, आप 18 मार्च को सुबह 8 बजे से 19 मार्च सुबह 8 बजे तक ये एग्जाम चलेगा और 19 मार्च को शाम को 5 बजे इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो जो भी लोग हैं यहां पर आ जाएंगे 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक, 18 से 19 मार्च तक। आपको करना क्या है, QR कोड को स्कैन करना है। ये QR कोड आप स्कैन करेंगे, ये लिंक आएगा, लिंक आप ओपन करेंगे और आप अब पेपर में अपीयर हो सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर देना है। आप किसी भी एक लैंग्वेज को अपना चूज कर सकते हैं, हिंदी चाहिए या फिर इंग्लिश चाहिए। इसके साथ ही इसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, और आपको 25 मिनट में करना है। निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। इसके साथ ही अगर आप एसएससी या फिर रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास उत्कर्ष मास्टर पास है, जिसको आप एनरोल करके एसएससी और रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जो भी एसएससी या फिर रेलवे से रिलेटेड है। तो 12 महीने और 24 महीने के हिसाब से ये आपके पास अवेलेबल है। तो आप जो भी जिसमें भी इच्छुक हैं उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे एक चीज जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।